हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2020 का चैप्टर 4 दैट इज़ राइट ऑफ एक्सेस टू ऑडिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटेबल एंटिटी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऑडिटेबल एंटिटी जिस एंटिटी का ऑडिट होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और ऑडिट के पास किस किस चीज़ का एक्सेस होता है, क्या क्या ऑडिट के राइट्स हैं, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। Starting with the first point, audit is conducted with reference to data, information and documents of the auditable entity. जो ऑडिट कंडक्ट किया जाता है वो किसके रेफरेंस में किया जाता है? जिस एंटिटी का ऑडिट होता है उसके डाटा, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस में किया जाता है। यानी कि जो ऑडिटेबल एंटिटी के अकाउंट्स हैं, वाउचर्स हैं या जो भी उसके रिकॉर्ड्स हैं उसके रेफरेंस में ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ऑडिटेबल एंटिटी के डाटा, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस में ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। ऑडिट कैसे कंडक्ट होगा? ऑडिटेबल एंटिटी के जो डॉक्यूमेंट्स ऑडिट ऑफिस या अकाउंट्स ऑफिस में अवेलेबल होंगे उसके रेफरेंस में हो सकता है, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ऑडिट ऑफिस या अकाउंट्स ऑफिस ने रिसीव किए होंगे उनके रेफरेंस में हो सकता है, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ऑडिटेबल एंटिटी के ऑफिस में ही अवेलेबल होंगे उनके रेफरेंस में ऑडिट हो सकता है, या फिर साइट पे जाके जहाँ पे रेलेवेंट रिकॉर्ड्स या डाटा अवेलेबल होगा। मान लो किसी पीडब्ल्यूडी ऑफिस का ऑडिट होना है तो उसके स्टोर्स पे जाके इंस्पेक्शन करना, तो यानी कि एट साइट हम ऑडिट कर रहे हैं, या फिर एट अदर सच प्लेस जो डिसाइड किया जाए बाय दी ऑडिट। जो प्लेस ऑडिट डिसाइड करेगा वहाँ पे भी जाके ऑडिट हो सकता है। तो ऑडिट कहाँ कहाँ हो सकता है? ऑडिट ऑफिस में ही हो सकता है विद रेफरेंस टू those documents which are available in the audit office or the accounts office, या फिर with reference to those documents which are received in the audit office or the accounts office, या फिर by visiting to the auditable entities office, या फिर going to the site or at other place as decided by the audit। इसीलिए बोला जाता है audit comprises elements of off-site, remote access और on-site audits कंबाइंड विद विजिट्स टू ऑडिटेबल एंटिटी। जो ऑडिट होता है वो ऑफ साइट ऑडिट भी हो सकता है, या फिर रिमोट एक्सेस ऑडिट हो सकता है, या फिर ऑन साइट ऑडिट हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ऑफ साइट ऑडिट मतलब जो ऑडिट है वो ऑडिट ऑफिस में होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन उस एंटिटी की ऑडिट ऑफिस में मंगवाई जाएगी और फिर उसके रेफरेंस में ऑडिट होगा, तो वो होता है ऑफ साइट ऑडिट। या फिर जो डॉक्यूमेंट्स उस एंटिटी से रिलेटेड अकाउंट्स ऑफिस या ऑडिट ऑफिस में अवेलेबल होंगे उनके रेफरेंस में जो ऑडिट होता है ऑडिट ऑफिस के अंदर उसे बोलते हैं ऑफ साइट ऑडिट। ऐसे ही होता है ऑन साइट ऑडिट, नाम से ही पता लग रहा है साइट पर जाकर जो ऑडिट किया जाता है उसे बोलते हैं ऑन साइट ऑडिट। जैसे पीडब्ल्यूडी के स्टोर पे जाके ऑडिट इंस्पेक्शन करना मतलब ऑन साइट ऑडिट करना। ऐसे ही कई बार क्या होता है ऑडिटेबल एंटिटी के ऑफिस में ही जाकर ऑडिट किया जाता है, उसे भी बोलते हैं ऑन साइट ऑडिट। जब ऑडिटेबल एंटिटी के ऑफिस में ऑडिट करने जाते हैं तो ऑडिट टीम डेप्यूट की जाती है और उस टीम का जो लीडर होता है उसे बोलते हैं टीम लीडर या फिर सुपरवाइजरी ऑफिसर। तो जो ऑडिट टीम ऑडिटेबल एंटिटी पर के ऑफिस में विजिट पे जाती है, वहाँ पे इंस्पेक्शन करने जाती है, उस ऑडिट टीम का जो लीडर होता है उसे बोलते हैं टीम लीडर या फिर सुपरवाइजरी ऑफिसर। ऐसे ही अगर किसी और प्लेस पर ऑडिट किया जाता है जो ऑडिट खुद डिसाइड करता है तो उस ऑडिट को बोलते हैं रिमोट एक्सेस ऑडिट। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए ऑफ साइट ऑडिट क्या होता है, ऑन साइट ऑडिट क्या होता है और रिमोट एक्सेस ऑडिट क्या होता है। और ऑडिट टीम को कौन लीड करता है? टीम लीडर या फिर सुपरवाइजरी ऑफिसर। नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्विजिशन ऑफ बेसिक रिकॉर्ड्स, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। हमें पता है जो ऑडिट होता है वो ऑडिटेबल एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स के रेफरेंस में होता है। यानी कि ऑडिट के लिए ऑडिटेबल एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि फिर जो ऑडिट टीम है वो ऑडिटेबल एंटिटी से उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स को मांगेगी। तो इस डिमांड को बोलते हैं रिक्विजिशन करना। जब ऑडिट टीम ऑडिटेबल एंटिटी से उसके डॉक्यूमेंट्स, डाटा, इंफॉर्मेशन की डिमांड करती है, उनसे मांगती है, तो उसका मतलब होता है रिक्विजिशन करना। जो रिक्विजिशन है वो एडवांस में भी कर सकते हैं या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट भी कर सकते हैं। ऑडिट के दौरान भी कर सकते हैं या फिर एडवांस में भी कर सकते हैं। एडवांस में कब करते हैं?
ऑडिट पे जाने से पहले अगर ऑडिट टीम ऑडिटेबल एंटिटी से एडवांस में डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेती है तो उसे बोलते हैं रिक्विजिशन मेड इन एडवांस, यानी कि एडवांस रिक्विजिशन। और ऐसा किया क्यों जाता है? ऑडिट टीम इसलिए करती है ताकि वो रिव्यू कर सके, एक ओवरव्यू ले सके उस ऑफिस का जिस ऑफिस में उसने जाना है, और अपनी पूरी ऑडिट असाइनमेंट तैयार कर ले कि जब मैं ऑफिस में जाऊंगा वहाँ ऑडिट करने तो मेरे को क्या क्या चेक करना है, किस किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे मुझे गलतियाँ मिल सकती हैं। पूरा एक ओवरव्यू तैयार करने के लिए, अपना ऑडिट असाइनमेंट तैयार करने के लिए एडवांस रिक्विजिशन की जाती है। लेकिन अगर ऑडिटेबल एंटिटी एडवांस रिक्विजिशन को फुलफ़िल नहीं करती, उस केस में उस एंटिटी का जो ऑफिसर इंचार्ज होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन या जो भी रिकॉर्ड ऑडिट टीम ने मंगवाया था वो सारा डॉक्यूमेंट्स ऑडिट टीम के पहुंचने से पहले रेडी हों। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? ऑफिसर इंचार्ज की। अभी हमने पढ़ा एडवांस रिक्विजिशन क्या होती है। ऐसे ही ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट भी रिक्विजिशन की जाती है, यानी कि ऑडिट के दौरान भी ऑडिट टीम ऑडिटेबल एंटिटी से उसके डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स को मांग सकती है। तो जो रिक्विजिशन है वो कब कब हो सकती है? इट कैन बी मेड इन एडवांस और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। और जो रिक्विजिशन होती है वो ऑडिट प्लानिंग के पर्पस के लिए भी की जाती है। जब ऑडिट प्लान करना होता है उसके लिए भी रिक्विजिशन की जाती है। जो रिक्विजिशन है वो हमेशा राइटिंग में की जाती है या फिर इन रिकॉर्डेड मीटिंग्स। बाय ईमेल भी रिक्विजिशन कर सकते हैं। अगर ईमेल के थ्रू ऑडिट टीम कोई डॉक्यूमेंट मांगती है तो ऑडिटेबल एंटिटी की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो डॉक्यूमेंट ऑडिट टीम को पहुंचाए। जो रिक्विजिशन है वो किसको भेजी जाती है? या तो कंसर्न पर्सन को भेजी जाती है जो उस काम को देखता हो। जैसे अगर अकाउंट से रिलेटेड है तो जो अकाउंटेंट होगा उसको रिक्विजिशन भेजी जाती है, या फिर ऑफिसर इंचार्ज को भेजी जाती है। तो जो रिक्विजिशन है वो किसको एड्रेस की जाएगी? या तो कंसर्न पर्सन को की जाती है या फिर ऑफिसर इंचार्ज को की जाती है। और जो ऑफिसर इंचार्ज होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है कि वो हर रिक्विजिशन को विद इन टाइम फुलफ़िल करवाए। जितना टाइम स्पेसिफाइड होगा उतने टाइम में ही वो रिक्विजिशन फुलफ़िल होनी चाहिए। और ये कौन देखेगा? ऑफिसर इंचार्ज। ऑफिसर इंचार्ज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर रिक्विजिशन विद इन टाइम फुलफ़िल होनी चाहिए। और हर रिक्विजिशन के लिए कुछ रीज़नेबल टाइम दिया जाता है कि आपको इतने टाइम में ये डॉक्यूमेंट भेजना है। तो ये जो टाइम अलाउड होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड क्वांटम ऑफ द डाटा एंड द अर्जेंसी ऑफ द मैटर। जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, उसके क्वांटम पे यानी कि उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, एंड द अर्जेंसी ऑफ द मैटर, और कितना अर्जेंट है उस पर डिपेंड करेगा। तो जो टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में इंफॉर्मेशन भेजनी है वो किस पे डिपेंड करेगा? उस इंफॉर्मेशन की क्या नेचर है, कितनी क्वांटिटी है और कितनी अर्जेंसी है, कितनी अर्जेंट है। तो उस पे डिपेंड करता है कितना टाइम दिया जाएगा हर रिक्विजिशन में। जो ऑडिटेबल एंटिटी है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करे ऑडिट टीम को जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, जो भी डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, जो भी डाटा जा रहा है वो कंप्लीट हो और रिलायबल हो। सही इंफॉर्मेशन ऑडिट टीम तक पहुंचनी चाहिए। ऑडिटेबल एंटिटी अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके सारे डाटा का एक्सेस ऑडिट को प्रोवाइड करती है अगर ऑडिट उसकी डिमांड करती है। यानी कि अगर ऑडिट के दौरान ऑडिटेबल एंटिटी के कंप्यूटर सिस्टम्स और उसके डाटा का एक्सेस मांगा जाता है तो ऑडिटेबल एंटिटी उसे मना नहीं कर सकती, उसको ऑडिट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटेबल एंटिटी खुद ऑन करती है, मेंटेन करती है, ऑपरेट करती है, या किसी और एजेंसी से करवाती है, फिर भी उसे ऑडिट को प्रोवाइड करना पड़ेगा उसका एक्सेस। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। जो ऑडिटेबल एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है और उसका सारा डाटा होता है उसका एक्सेस ऑडिट मांग सकता है, उसके लिए ऑडिटेबल एंटिटी मना नहीं कर सकती। नेक्स्ट टॉपिक, जो डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी ऑडिट को प्रोवाइड किया जाता है। ऑडिटेबल एंटिटी उन डॉक्यूमेंट्स को देने से मना नहीं कर सकती, उसे देना पड़ेगा। लेकिन ऑडिट को
उन डॉक्यूमेंट्स को कॉन्फिडेंशियल ही रखना पड़ेगा। जैसे उन डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने की इंस्ट्रक्शंस होंगी वैसे ही उनको हैंडल करना होगा, प्रॉपर कस्टडी में रखना होगा, कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो, किसी को पर्सनली आइडेंटिफाई करती हो और जिसे पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, जिसका जनरल डिस्क्लोजर प्रोहिबिट किया हो बाय लॉ, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन ऑडिट के दौरान मिलती है तो ऑडिट वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखे, उसे बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ मत करें। और जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटेबल एंटिटी ऑडिट को प्रोवाइड करती है वो इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑडिट पर्पस में ही यूज़ होनी चाहिए, किसी और पर्पस के लिए उस इंफॉर्मेशन का यूज़ नहीं करना होता। लेकिन अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे किसी फ्रॉड या करप्शन का पता लगता है तो उस फ्रॉड या करप्शन की रिपोर्ट कंसर्न अथॉरिटी को ऑडिट कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटेबल एंटिटी ऑडिट को प्रोवाइड करेगी वो सिर्फ ऑडिट पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। जो भी ऑडिट मैंडेट है उसी में उस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए उस इंफॉर्मेशन का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस इंफॉर्मेशन से कुछ ऐसा पता लगता है कि फ्रॉड हुआ है या करप्शन हुआ है तो उस इंफॉर्मेशन के बारे में कंसर्न अथॉरिटी को रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेलियर टू प्रोवाइड डाटा, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर ऑडिटेबल एंटिटी कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन या डाटा ऑडिट को प्रोवाइड नहीं कर पाती, मान लो ऑडिट ने उससे कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई डाटा मांगा था लेकिन ऑडिटेबल एंटिटी उसे प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो उस केस में ऑडिट ऑफिस इसके बारे में कंट्रोलिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। उस ऑडिटेबल एंटिटी का जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है उसको रिपोर्ट किया जाता है, साथ के साथ कंसर्न्ड गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री को भी रिपोर्ट किया जाता है। तो अगर ऑडिटेबल एंटिटी कोई भी डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन या डाटा जो ऑडिट ने उससे मांगा हो वो प्रोवाइड नहीं कर पाती तो उस केस में ऑडिट ऑफिस उसके बारे में कंट्रोलिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करता है और साथ के साथ कंसर्न गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को बताया जाता है और स्टेट के केस में चीफ सेक्रेटरी को बताया जाता है ताकि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले। और अगर ऐसा होता है तो उस केस में जो उस ऑडिटेबल एंटिटी का ऑफिसर इंचार्ज होता है उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और कहा जाता है कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं किया, अच्छे से निभाया नहीं, यानी कि उसने अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस का वायोलेशन किया है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर कोई ऑडिटेबल एंटिटी कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने में फ़ेल हो जाती है तो उस केस में ऐसा कहा जाता है कि उस ऑडिटेबल एंटिटी के ऑफिसर इंचार्ज ने अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का वायोलेशन किया है और साथ के साथ ऑडिट ऑफिस उसके बारे में कंट्रोलिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करता है, साथ के साथ कंसर्न्ड गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री को भी रिपोर्ट किया जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है कि ऑडिटेबल एंटिटी कोई डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड जो ऑडिट ने उससे मांगा हो वो प्रोवाइड ना कर सके तो उसकी इम्प्लिकेशंस क्या रहती हैं। तो जो ऑडिट रिपोर्ट बनती है उसमें ये बताया जाता है कि डाटा या इंफॉर्मेशन को हमें दिया नहीं गया था, इसलिए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर या पब्लिक रेवेन्यू हुआ है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जितना डाटा ऑडिट को चाहिए होता है अगर वो पूरा का पूरा ऑडिट को प्रोवाइड नहीं किया जाता तो उस केस में सिंगल पैराग्राफ रिपोर्ट बनाई जाती है और पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को सबमिट की जाती है और उस रिपोर्ट में पूरा अच्छे से फैक्ट्स के साथ उस इशू को बताया जाता है कि क्या क्या डाटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, पूरे सारे फैक्ट्स के साथ उस इशू को उस रिपोर्ट में बताया जाता है। और अगर ऐसा होता है तो उस केस में कई बार क्या होता है नॉन सर्टिफिकेशन भी हो जाती है या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन भी दिया जाता है। जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट होती है उसमें जो ओपिनियन होता है, कंक्लूजन होता है, वो डिस्क्लेमर का भी दिया जाता है। डिस्क्लेमर ओपिनियन तभी दिया जाता है जब नॉन प्रोडक्शन ऑफ डाटा होता है, यानी कि जब जिस एंटिटी का ऑडिट होता है अगर वो एंटिटी अपनी सारी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करती ऑडिट के दौरान तो उस केस में
जो ऑडिट कंक्लूजन दिया जाता है या ऑडिट ओपिनियन दिया जाता है वो डिस्क्लेमर का ओपिनियन दिया जाता है, यानी कि क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में क्वालिफाइड ओपिनियन देने के भी चांसेस बन जाते हैं या फिर नॉन सर्टिफिकेशन का भी चांस बन जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया हो। और जो चैप्टर हमने पढ़ा है ये टीपीसी एक्ट के सेक्शन 18 पर बेस्ड है। जो सेक्शन 18 है टीपीसी एक्ट का वो कंडक्ट ऑफ ऑडिट से ही रिलेटेड है कि ऑडिट के पास क्या क्या राइट्स हैं, वो सब कुछ सेक्शन 18 में ही दिया गया है। तो सेक्शन 18 आप अच्छे से पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है, उसी पे ये चैप्टर बेस्ड है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, औरों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का पता लग जाए। थैंक यू।